Hello students, in the last lecture we were discussed motion of objects connected to pulley. In this lecture we will do some examples based on it. First example is two masses of 14 kg and 7 kg respectively are connected by a light inextensible string passes over a smooth pulley and the system starts for rest and moves for 3 seconds. When the string breaks, find after what interval of time स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. हमें दो मासेस गिवन हैं 14 kg एंड 7 kg के. इन मासेस को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया है और जो स्ट्रिंग है वो हमारी पुली के ऊपर से पास हो रही है. अभी सिस्टम रेस्ट पे है. फिर सिस्टम जब मूव हुआ तो 3 सेकंड के लिए मूव हुआ, उसके बाद स्ट्रिंग ब्रेक हो गई. इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था बट जब सिस्टम मूव हुआ 3 सेकंड के बाद स्ट्रिंग हमारी ब्रेक हो गई. हमें ये बताना है कि कितने टाइम के बाद जो स्मॉलर मास है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा. देखो यहाँ पर हमने दो मासेस ले लिए, m1 एंड m2. m1 हमें गिवन है, m2 गिवन है. m1 हमने ले लिया 14 kg लार्जर मास, m2 ले लिया 7 kg. अब हमें पता है स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो सेम रहती है. हमने T ले ली टेंशन इन द स्ट्रिंग और हमने सपोज कर लिया जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से मासेस मूव कर रहे हैं वो हमने ले ली F. m1 मास हैवियर है तो क्या होगा, सिस्टम जब स्टार्ट होगा ये मास डाउनवर्ड मूव करेगा, ये मास अपवर्ड मूव करेगा. इस तरह का मोशन होगा. इस तरह का मोशन होगा जब 3 सेकंड तक ये मोशन रहेगा. 3 सेकंड के बाद स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी. देखो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो ये मास आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये मास आपका अपवर्ड जा रहा था. पर जब स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो ये मास वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. सपोज़ ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है जब वो रेस्ट पे था. 3 सेकंड के बाद सपोज़ अगर मास यहाँ पर आया है जब सिस्टम मूव कर रहा है, मीन्स मास m2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब जब सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो ये मास हमें ये बताना है कितने टाइम के बाद वापस ये ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा. ये मास की ओरिजिनल पोजीशन है, हमें यही बताना है कितना टाइम लगेगा उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने पे. एफ हमने एक्सेलरेशन सपोज कर ली, हमने आर्टिकल किया था तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2. हमने आर्टिकल किया था मासेस m1 और m2 लेके, तो वहाँ से f की वैल्यू हमारी ये आई थी. m1 आपका जो मास था वो हैवियर मास था. m1 14 kg है, m2 7 kg है ओवर m1 प्लस m2. सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका आ गया 1/3 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप ये रिज़ल्ट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं एफ़ की वैल्यू फ्रॉम दिस. यहाँ से आप जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो ये क्या होगा हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स. और नेट फोर्स कितना होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, t अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो mg माइनस टी इक्वल्स टू m1f आ जाएगा. अब m2 के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो वो क्या होगी, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो t जो फोर्स है वो ग्रेटर होगा m2g से. सो t माइनस m2g इक्वल आ जाएगा m2f के. ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर दोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा. यहाँ राइट साइड पे आ जाएगा m1 प्लस m2f और यहाँ पर m1 माइनस m2g. f की वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2. ये आपकी f की वैल्यू आ जाएगी. आप डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली. अब हम ये देख रहे हैं 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हुई. 3 सेकंड तक से हमारा सिस्टम मूव किया है. इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी u हमारी 0 हो जाएगी. टाइम हमारा हम 3 सेकंड के लिए देख रहे हैं. 3 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. t हमारा 3 हो जाएगा. एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी. आपने यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी, f की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी. टाइम इज़ 3 सेकेंड तो यहाँ से v फाइंड आउट हो गया g मीटर पर सेकेंड. मीन्स 3 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी थी वो आपकी क्या थी, g. नेक्स्ट इज़ अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें कि 3 सेकंड के बाद हमारा जो मास है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था. वी नो एस इज़ गिवन बाय यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर. यू 0 है आपका तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी. एक्सेलरेशन इज़
g/3, दिस इज़ हाफ इंटू g/3, t इज़ 3, तो t² 9 हो जाएगा। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, s की वैल्यू आ गई। मीन्स 3 सेकंड के बाद इतना डिस्टेंस कवर किया मासिस ने। जब स्ट्रिंग ब्रेक हो गई तो हमें ये बताना है कि जो स्मॉलर मास है वो कितने टाइम के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आया। अब जो स्मॉलर मास है, जब स्ट्रिंग ब्रेक हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अभी तो स्मॉलर मास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था, बट जैसे ही ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गई तो स्मॉलर मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए 3 सेकंड के लिए सिस्टम मूव हुआ है, तो 3 सेकंड में उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 3 सेकंड में मासिस ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मीन्स जो मास m2 है वो इतना डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में गया। अब हमें बताना है वो वापस इतने डिस्टेंस पे कितने टाइम के बाद आएगा। अब हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। सपोज कर लिया t टाइम लगा मास को वापस अपनी पोजीशन पे आने में। इतना डिस्टेंस कवर करना है मास ने। अब जो वेलोसिटी होगी, देखो 3 सेकंड के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई थी, हमने फाइंड आउट की थी g मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो g है वो आपकी देखो 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी थी। मींस यहाँ पर होगा मास तब वेलोसिटी थी। तो ये अब जब मास सिस्टम ब्रेक होगा तो ये मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मींस ये अब सिस्टम की क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्योंकि जब स्ट्रिंग ब्रेक हुई है तो जो वेलोसिटी थी उस मास की, वो वेलोसिटी g मीटर पर सेकंड थी। 3 सेकंड के बाद जब मास यहाँ आया तो वेलोसिटी इतनी थी। अब सिस्टम ब्रेक हो गया तो इस वेलोसिटी के साथ अब वो नीचे आएगा, तो वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। बट अब डायरेक्शन रिवर्ट हो गई। पहले मास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, अब मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, -g हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी नो s इज गिवन बाय ut प्लस हाफ at²। s इज दिस, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3 सेकंड के जब इतने डिस्टेंस पे वापस आना है, क्योंकि 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था मास m2 ने, इतना डिस्टेंस उसने वापस कवर करना है जब सिस्टम ब्रेक होगा, वो टाइम हमने निकालना है। वेलोसिटी इज़ -g, t इज़ टाइम, और एक्सेलरेशन आपकी, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग ब्रेक हो चुकी है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटी। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद टाइम जो आ गया आपका आ गया 3 और -1। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सो रिजेक्ट कर देंगे t इक्वल्स टू -1, वी गेट t इज़ 3। इतने टाइम के बाद जो मास है वो वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। एग्जाम्पल सेकंड, 2 scale pans each of mass 2 kg are connected by a string passes over a smooth pulley. Show how to divide a mass of 45 kg between 2 pans so that the heavier pan may descend through a distance of 40 meter in the first 4 seconds। देखो यहाँ पर 2 पैंस हैं, उनका मास गिवन है 2 kg। दोनों पैंस का मास क्या है, 2 kg है। वो पैंस जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग हमारी पास हो रही है ओवर अ पुली। हमने 45 kg मास को 2 पैंस में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है, जो हैवियर पैन है, मीन्स जिसमें हम मास ज़्यादा डालेंगे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, डिसेंड करेगी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे 4 सेकेंड्स में। मीन्स इस तरह का अगर सिस्टम हम बनाए, ये हमारी पुली से अटैच है, 2 पैंस अटैच है, ये 2 पैंस है। इन 2 पैंस में आपने मास रखना है। इन पैंस का मास आपको गिवन है 2 kg। 45 kg मास को आपने 2 पैंस में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि जो हमारा हैवियर पैन है वो 4 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे। अब यहाँ इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट पे था, तो u 0 हो जाएगी। डिस्टेंस हमें गिवन है 40 मीटर, टाइम गिवन है 4 सेकेंड। वी नो s इज़ गिवन बाय ut प्लस हाफ ft²। f हमने एक्सेलरेशन सपोज कर ली सिस्टम की। s 40 है, u की वैल्यू 0 है, s इज़ 40, टाइम इज़ 4 सेकेंड। यहाँ पुट कर देंगे, f की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स इस एक्सेलरेशन के साथ हमारा सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है। अब हमने 45 kg मास को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हमने सपोज कर लिया m, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 45 माइनस m। और हम सपोज कर सकते हैं एक मास ग्रेटर है, हमने सपोज कर लिया m ग्रेटर है, हम 45 माइनस m को भी ग्रेटर कंसीडर कर सकते थे।
उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। अब हमने m को ग्रेटर सपोज कर लिया। अब ये मासेस आपने पैन में डाले, पैन में आपने ये मासेस डाले। अब जो टोटल मास हो जाएगा पैन्स का वो कितना हो जाएगा, m प्लस विद मास m+2 एंड 47 माइनस m, क्योंकि जो 2 kg मास था वो पैन का भी था और पैन में आप इतना मास इंसर्ट कर रहे हो, इतना मास आपने और डाल दिया, तो जो टोटल मास हो जाएगा स्ट्रिंग के दोनों साइड्स पे वो कितना हो जाएगा, m+2, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 47 माइनस m kg। नाउ वी नो f इज़ गिवन बाय m1 माइनस m2 g ओवर m1 प्लस m2। f ये आता है अगर m1 मास ग्रेटर है m2 से। अब जो ग्रेटर मास है वो कितना है, m+2, क्योंकि m ग्रेटर था 45 माइनस m से, यहाँ पर m ग्रेटर है 45 माइनस m से। m1 आपका हैवियर मास होता है, तो m1 की जगह आ जाएगा m+2 और m2 की जगह आ जाएगा 47 माइनस m। एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। m की वैल्यू हमारी आ रही है 35, मीन्स एक पार्ट आपका 35 kg है, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 45 माइनस 35 दैट इज़ 10 kg। Next is example third. Two heavy particles are attached together by a string passes over a pulley. If the string can only support a tension equal to 1/4 of the sum of the weights as it at its two ends, show that least possible acceleration is g/√2। आपने दो हैवी मासेस को अटैच किया स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग पुली से पे पास हो रही है। अब ये गिवन है जो स्ट्रिंग है सिर्फ इतनी टेंशन बियर कर सकती है। स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट ए टेंशन इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ वेट्स एट इट्स टू एंड। मीन्स अगर मासिस m1 और m2 है तो जो स्ट्रिंग टेंशन बियर कर सकती है वो कितनी कर सकती है, 1/4 ऑफ सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स कितने हो जाएंगे, m1g प्लस m2g। m1 m2 अगर मासिस है तो वेट्स हो जाएगी m1g एंड m2g। देखो टेंशन कितनी बियर कर सकती है स्ट्रिंग, 1/4 ऑफ सम ऑफ इट्स वेट। मीन्स जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो लेस देन इक्वल टू दिस होगी, क्योंकि इतनी टेंशन ही स्ट्रिंग बियर कर सकती है। हमें शो करना है लीस्ट एक्सेलरेशन जो है वो कितनी होगी, g/√2। हमने सपोज कर लिया m1 m2 दो मासेस हैं। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम m1 ग्रेटर देन m2। m1 ग्रेटर देन m2 है मासेस। टेंशन लिख सकते हैं हम स्ट्रिंग में, टेंशन इज़ गिवन बाय 2 m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2, जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ डिराइव की थी हमने टेंशन। मासेस अगर m1 m2 हो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ गिवन बाय दिस एंड एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय m1 माइनस m2 g ओवर m1 प्लस m2। अब हमें यहाँ एक रिलेशन गिवन है कि जो टेंशन है मैक्सिमम इतनी बियर कर सकती है। मीन्स ये जो टेंशन है वो लेस देन इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सम ऑफ वेट्स होनी चाहिए। इसको इनइक्वालिटी बनाने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर हम m1 प्लस m2/2g से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हमने ये डिवाइड कर दिया। इसको इक्वेट करने से पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्टेप्स थोड़े आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हम 4 m1 m2 को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 स्क्वायर ओवर दिस, और ये g स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। नाउ सेपरेट कर देंगे इसको, यहाँ से यहाँ कैंसिल 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होके, एंड दिस इज माइनस m1 माइनस m2 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। प्रोडक्ट कर देंगे, दिस इज जी स्क्वायर और यहाँ भी जी स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपकी f की वैल्यू थी, f वाज दिस, स्क्वायर है इसका तो यहाँ f स्क्वायर हो जाएगा, ये f स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको गिवन है टेंशन क्या होनी चाहिए, इससे लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। सो टेंशन आपने ये फाइंड आउट की थी स्ट्रिंग में, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1/4 m1 प्लस m2g। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो f की वैल्यू आई वो आई ग्रेटर देन इक्वल टू g/√2। मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो सकती है, या तो g/√2 होगी या उससे ग्रेटर होगी, और लीस्ट कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन, g/√2। यही हमें शो करना था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5th।
two particles of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string which passes over a smooth pulley. If m1 greater than m2 and m1 descends with an acceleration f, show that the mass which must be taken from it so that it can ascend with the same acceleration is 4m1 fg over f plus g whole square. देखो दो मासेस हैं m1 और m2, उनको आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है और जो स्ट्रिंग है वो स्मूथ पुली से पास हो रही है. हमें ये गिवन है मास m1 जो है ग्रेटर देन m2 अगर है तो m1 आपका क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f. अब हम क्या कर रहे हैं, मास m1 ग्रेटर था तो जो मास m1 था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था. अब मास में से कितना हम निकाल लें सो दैट जो मास m1 है अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे उसी एक्सेलरेशन के साथ. हमें बताना है कि हम कितना मास उसमें से एक्सट्रैक्ट करें मास m1 में से कि जो मास m1 पहले डाउनवर्ड मूव कर रहा था अब उसी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करे, और जितना मास हम रिमूव करेंगे वो मास हमें शो करना है, इतना है 4m1 fg ओवर f प्लस जी होल स्क्वायर. देखो अगर इसको हम इस तरह से बनाए, ये मासेस है m1 और m2, m1 मास ग्रेटर है m2 से. m1 मास अगर ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन हमारी स्ट्रिंग में f है, टेंशन हमारी स्ट्रिंग में t है. तो यहाँ से अगर हम मास m1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो क्या होगा, m1 f इक्वल्स टू m1 माइनस जी, m1 g माइनस टी, क्योंकि m1 g फोर्स ग्रेटर है t जो रिवर्स डायरेक्शन में टेंशन है उससे. इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन मास m2 के लिए लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अब t माइनस m2g हो जाएगा क्योंकि मास m2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ऐड कर दे, t से t कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2. अभी मास m1 डाउनवर्ड मूव कर रहा था, अगर मास m1 अपवर्ड मूव करे मीन्स इस तरह का हो, जब हम कुछ मास निकालेंगे तो क्या हो रहा है, मास m1 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. मास m1 अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अब जो t है वो टेंशन ग्रेटर हो जाएगी m1g से, सो ये हो जाएगा m1 f इक्वल्स टू t माइनस m1g. ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. इक्वेशन ऑफ मोशन मास m2 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, m2 f इक्वल्स टू m2g माइनस t. अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो जो वेट है वो ज़्यादा होगा टेंशन t से. अब इनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1g ओवर m1 प्लस m2. पहले क्या आ रही थी, m1 माइनस m2 इस तरह की आ रही थी. अब क्योंकि आपने मास रिमूव कर दिया है, m2 मास ग्रेटर हो गया, m2 मास ग्रेटर हो गया तो यहाँ m2 आ गया. ये आप ध्यान रखोगे, मास m1 ग्रेटर है तो यहाँ m1 आएगा पहले, m2 ग्रेटर है तो यहाँ m2 पहले आएगा. अब हम करते हैं फर्स्ट केस में, m1 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन f है तो f क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g. m1 ग्रेटर मास है, m1 क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब सेकंड केस में हमने सपोज कर लिया, हमने मास m को रिमूव कर दिया मास m1 से. मास m1 में से कुछ मास आप निकाल रहे हो तो m1 मास अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, m2 मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2, यहाँ m2 आ जाएगा आप. और यहाँ पर जो मास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना मास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, m1 माइनस m. अब जो सिचुएशन है वो ये हो गई, यहाँ पर जो मास है m2 ये डाउनवर्ड में जा रहा है और ये मास अपवर्ड में जा रहा है, और ये मास कितना है, m1 माइनस m है. तो यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन थी कि मास m2 डाउनवर्ड में जा रहा है तो ये क्या होता है, m2 माइनस m1. तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 माइनस m ओवर m2 प्लस m1 माइनस m. यहाँ से जस्ट आपने यहाँ वैल्यू पुट करी है, ये हमारा रिजल्ट है जब मास m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. m2 की जगह तो m2 ही है, बट जो मास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो कितना है, m1 माइनस m है. जस्ट m1 को यहाँ पर m1 माइनस m पुट कर दिया आपने. अब यहाँ से आपको जो मास m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ये शो करनी है, किसकी टर्म्स में लिखनी है, वो f g और m1 की टर्म्स में लिखनी है. मींस इन दोनों इक्वेशन से आपको m2 को एलिमिनेट करना है, मास m निकालना है. सो पहले हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, g बाई एफ इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2. यहाँ से आपने
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करके आपने m2 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि आपने इन दोनों इक्वेशन से m2 को एलिमिनेट करना है। मास m फिर आपका m1 और fg की टर्म्स में आ जाएगा। तो आपने इक्वेशन 1 से पहले m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आपकी m2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 ही है, उसी को ही जस्ट लिखा है, पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा g/f इक्वल्स टू m2 इज g माइनस एफ m1 ओवर f प्लस जी, एंड दिस इज m1 माइनस m। इसी तरह से यहाँ भी m2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, f प्लस जी से यहाँ एलसीएम आ जाएगा और डिनोमिनेटर में f प्लस जी कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म्स के। सिंप्लीफाई किया है जस्ट इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये देख रहे हो ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म 2 टाइम हो रही है 2gm1, और ये माइनस fm माइनस gm। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है gm1, और ये आ गया माइनस 2m1f, दिस इज mf प्लस mg। फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से m1 वाली टर्म्स सेपरेट कर ली, ये 2 टर्म्स आ रही है m1 वाली, रिमेनिंग ये जो टर्म्स है ये m वाली है। इनमें से आपने m कॉमन ले लिया, दिस इज़ एफ स्क्वायर, दिस इज़ जी स्क्वायर, और ये आपका 2 टाइम्स एफ जी हो जाएगा, और ये आपका होल स्क्वायर बन गया एफ प्लस जी का। m की वैल्यू आपकी आ गई 4m1 fg ओवर एफ प्लस जी होल स्क्वायर। यही आपको शो करना था। आप यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करके भी m1 m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी कर सकते हैं। Example 6 is a mass of 4 kg is drawn across a rough horizontal table by means of a string passes over a smooth pulley fixed at an edge of the table and supports a mass of 2 kg at the other end. If the coefficient of friction is 5/16, find the acceleration of the masses. अब यहाँ पर 2 मासेस गिवन है आपको, 4 kg एंड 2 kg। जो 4 kg मास है वो आपने रफ टेबल पे रख रखा है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, और जो 2 kg मास है वो फ्रीली हैंग कर रहा है टू द एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ ए पुली। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, मीन्स म्यू की वैल्यू गिवन है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। अब जब हॉरिजॉन्टल टेबल पे आपका मास होता है तो इस तरह का मोशन रहता है कि मास m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और मास m2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर मास m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मास m2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पर मास m1 और m2 में कुछ इस तरह का रिलेशन नहीं होता कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, यहाँ पर इस तरह का नहीं रहेगा। जस्ट जो मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में वे है वो नीचे जाएगा, और जो मास टेबल पे है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरह का मोशन रहता है। तो यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन लिखें, मास m1 2 kg आपको गिवन है जो फ्रीली हैंग कर रहा है, मास m2 4 kg जो यहाँ टेबल पे है, म्यू गिवन है 5/16। जब हमने आर्टिकल किया था हमने यहाँ पर मास m1 एज्यूम किया था, यहाँ मास m2 एज्यूम किया था, तो जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी वो हमारी ये आई थी, f वाज गिवन बाय m1 माइनस म्यू m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 m2 मासेस थे, m1 मास आपका जो हैंग कर रहा था, m2 मास जो आपका टेबल पे था। यहाँ पर जो हैंग कर रहा है वो मास m1 2 kg है, और जो टेबल पे है वो मास 4 kg है। अगर आप इसको डिराइव करना चाहो तो इस तरह से डिराइव भी कर सकते हैं। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली फॉर द मास m1। मास m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो जाएगा m1g माइनस टी। इसी तरह से मास m2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रही है, टेंशन टी, मीन्स दिस टी माइनस एफ, टी माइनस एफ हो जाएगा, इक्वल्स टू m2 f हो जाएगा। और f किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स t है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय म्यू इंटू आर। और r की वैल्यू क्या होती है आपकी, r इज इक्वल टू m2g। तो यहाँ r की वैल्यू भी पुट कर दी m2g। आप यहाँ से भी अब इनको सिंप्लीफाई करके भी f की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आपको रिज़ल्ट ध्यान हो तो आप रिज़ल्ट में पुट कर दे सकते हैं। m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी आपने, म्यू की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ गया 1/8 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। आपको एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी थी मासेस की।
नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।